हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चार्ज की। तो चार्ज क्या है और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी हम लोगों ने। और लास्ट में हम कूलम्ब्स लॉ कर रहे थे। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या किया था भाई, दो चार्ज थे Q1 और Q2, जिनके बीच में हमने डिस्टेंस मानी थी R। तो हमने इनके बीच में फोर्स निकालना था भाई। तो फोर्स से का फॉर्मूला आया था K(Q1 Q2) अपॉन में डिस्टेंस का स्केलर। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे भाई। ये किससे पता चला था? ये कूलम्ब्स लॉ से ना। तो देखो, ये आपको बता दिया था भाई कि चार्ज की पोलैरिटी का फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दोनों चार्ज प्लस के हों चाहे दोनों माइनस के हों, या एक प्लस का हो एक माइनस का हो, है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। दो प्रोटॉन जितने फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उतने ही फोर्स के साथ दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चार्ज की पोलैरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड के ऊपर। फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर। अगर दोनों प्लस के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों माइनस के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक प्लस का है और एक माइनस का है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया भाई। फोर्स का मैग्नीट्यूड इससे आ जाएगा F=K(Q1 Q2) अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डायरेक्शन का कैसे पता लगाएंगे? तो डायरेक्शन देखने के लिए हम पढ़ते हैं भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले भाई मैं टॉपिक रिकॉल करता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर। आपने प्लस वन क्लास में पढ़ा भी होगा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लो ये एक पॉइंट है Q1, पहला ये फर्स्ट पॉइंट है, और ऐसे समझिए, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है और ये ओरिजिन है। यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। यहाँ पर ओरिजिन पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है और वो सेकंड पॉइंट पर जाना चाहता है। तो उसके मैं दो केस कंसीडर करता हूँ भाई। एक तरीका तो ये है वो पहले फर्स्ट पॉइंट पर जाए और फिर कहाँ जाए? सेकंड पर। फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस में यहाँ से मान लेता हूँ R1 वेक्टर। पोजीशन को किसी भी डिनोट करते हैं R से। तो पहले पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं R1 और दूसरे पॉइंट की मान लेते हैं कितनी? R2 वेक्टर। अब देखो भाई, मैंने दो केस कंसीडर किए हैं। ओरिजिन से यहाँ जाना है। एक तरीका तो ये है कि वो O से पहले कहाँ जाए? फर्स्ट पॉइंट पर जाए और फर्स्ट से फिर कहाँ जाए? सेकंड पर जाए। मतलब पहले जीरो से कहाँ जाए? ओरिजिन से कहाँ जाए? फर्स्ट पॉइंट पर, और फिर फर्स्ट से कहाँ जाए? सेकंड पर। फर्स्ट से सेकंड मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ R12 वेक्टर, ठीक है भाई। R12 वेक्टर। R12 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टू सेकंड पॉइंट। इनिशियली फर्स्ट पर था, फाइनली फिर कहाँ गया है? सेकंड पर गया है। इतना समझ में आप लोगों को? ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, पहले उसने कितने डिस्टेंस कवर की? R1 प्लस में फिर कितने डिस्टेंस कवर की? R12 वेक्टर। और ये दोनों डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कहां पर पहुंच गया? सेकंड पॉइंट पर पहुंच गया। लेकिन सेकंड पर जाने का तरीका ये भी तो हो सकता था वो O से डायरेक्ट कहां जाए? सेकंड पॉइंट पर जाए। मतलब सिर्फ R2 डिस्टेंस कवर करके भी वो कहां पहुंच सकता था? सेकंड पॉइंट पर पहुंच सकता था। तो आप ऐसे समझिए, R2 जो है वो सेम रिजल्ट दे रहा है जो R1 वेक्टर और R12 वेक्टर दोनों मिलकर के दे रहे हैं। समझ में आया आपको? R2 वेक्टर है वो अकेला सेम रिजल्ट दे रहा है जो दोनों R1 वेक्टर और R12 वेक्टर मिलकर के दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ R2 वेक्टर इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। मतलब ये दोनों ऐड होकर के जो रिजल्ट दे रहे हैं वो अकेला कौन सा वेक्टर दे रहा है? R2 वेक्टर। इसलिए R2 इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इनका रिजल्टेंट वेक्टर। ये सिंगल वेक्टर है वो सेम रिजल्ट दे रहा है जो ये दोनों वेक्टर मिल करके दे रहे हैं। समझ में आया आपको? R1 वेक्टर क्या है? ओरिजिन से फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस। R2 वेक्टर क्या है? ओरिजिन से सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस। R12 वेक्टर क्या है? फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस। क्लियर है भाई? यहाँ तक R12 वेक्टर को मैं यहाँ से और अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या हो सकता है? R1 वेक्टर इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस
तो r12 वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इतना समझ में आया भाई? एक्चुअली कुछ भी नहीं है, देखो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ है? फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर। फर्स्ट इज इनिशियल पॉइंट एंड सेकंड इज फाइनल पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज फाइनल पॉइंट। फर्स्ट से पर्सन कहां गया है? सेकंड पर गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 जो था वो इनिशियल पॉइंट था, 2 जो था वो फाइनल पॉइंट था। r12 वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। समझ में आया आपको? एनालॉजी से बताइए, r21 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? यहां पर इनिशियल पॉइंट कौन है? 2 है इनिशियल, और 1 क्या है? फाइनल पॉइंट। क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, r1 वेक्टर माइनस r21 वेक्टर। आपको इतना समझ में आया नहीं आया? r12 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r21 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर एंड r12 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। और r21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब देखो भाई, मान लो ये वेक्टर है हमारे पास, r1 वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। किसी भी वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसके पास एक इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं भाई यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैप होता है ना, आपने पढ़ा होगा तो क्लास में। तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो r1 वेक्टर को क्या ले सकता हूं? r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू r1 कैप। कैप ये क्या बता रहा है? इस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। यहां से अगर मैं r1 कैप निकालना चाहूं तो बताना क्या हो जाएगा? r1 वेक्टर तो ये है, ये इसके अपोन में आ जाएगा। r1 वेक्टर अपोन में r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? r1 का यूनिट वेक्टर मिल गया हमें। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाए। सिमिलरली बताना, अगर मैं r2 वेक्टर को लिखना चाहूं तो r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू r2 कैप। r2 का मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। r2 कैप निकालना चाहूं तो यहां से कितना जाएगा? सिमिलरली सेम थिंग है, r2 वेक्टर अपॉन में r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बताओ, एज इट इज r12 वेक्टर लिखना चाहूं तो r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू r12 कैप, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। r12 कैप निकालना चाहूं तो r12 वेक्टर अपॉन r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली और बताइए, r21 वेक्टर निकालना चाहूं तो r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू r21 कैप। r21 कैप यहां से कितना आ जाएगा? r21 वेक्टर अपॉन में r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं भाई कि किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो क्या किया जाए? उसके वेक्टर को किससे डिवाइड कर दिया जाए? उसके मैग्नीट्यूड से। सिमिलरली यहां पर यही किया, r2 उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, r12 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, r21 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। r12 क्या है? 1 से 2 तक की डिस्टेंस। r21 क्या है? 2 से 1 तक की डिस्टेंस। अब देखिए यहां पर सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क है भाई। r12 1 से 2 की तरफ जा रहा है, r21 2 से 1 की तरफ, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही रहेगा ना भाई। फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट जितना दूर है, सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट भी उतना ही दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और बराबर ही है भाई। r12 वेक्टर क्या है? फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। r21 वेक्टर क्या है? सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। आपको यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो r12 वेक्टर और r21 वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भाई, सिर्फ किसका फर्क है? डायरेक्शन का फर्क है। और डायरेक्शन आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर r12 वेक्टर कितना आया? r2 माइनस r1 और r21 क्या था? r1 माइनस r2। यही है ना?
दोनों में देखो सिर्फ किसका फर्क है, माइनस का फर्क है। आप इसमें से माइनस कॉमन लो, देखो r21 वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, r2 माइनस r1, और r2 माइनस r1 किसके बराबर है, r12 वेक्टर के बराबर है। r21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बाहर है, r2 माइनस r1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, r12 वेक्टर। तो r21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ r12 वेक्टर, और माइनस साइन किसको बताता है, डायरेक्शन को। मतलब r12 और r21 दोनों इक्वल हैं, बस क्या अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। आपको समझ में आया? ये सब चीजें +1 क्लास में हम पढ़ चुके हैं भाई, तो इनका यूज करके हम वेक्टर फॉर्म समझने की कोशिश करते हैं भाई। गुलाब चला के देखिए आप ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ गुलामसला। वेक्टर फॉर्म ऑफ गुलामसला देखिए, मान लेते हैं ये ओरिजिन है भाई, ये फर्स्ट पॉइंट है, यहां पर जो चार्ज रखा उसका नाम मैं बोल देता हूं Q1। ये सेकंड पॉइंट है, यहां पर जो चार्ज रखा है उसका नाम हम बोल देते हैं Q2। मान लेते दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों ही चार्ज किसके हैं, प्लस के। ओरिजिन से Q1 के बीच की डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं R1 वेक्टर, ओरिजिन से Q2 के बीच की डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं R2 वेक्टर, और ये है Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस, इसको मैं शुरू में मान लेता हूं कितना, R मान लेता हूं। तो देखो दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। For electric force जो होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों चार्ज को, फोर्स उसी के अलोंग लगेगा, ये हम लास्ट क्लास में बता भी चुके थे। तो Q2 इसको रिपेल करेगा इधर, और Q1 इसको रिपेल करेगा इधर। मतलब Q2 के ऊपर Q1 इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और Q1 के ऊपर Q2 इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। आपको समझ में आया इतना? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, हमें पता है दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर। तो Q2 जो Q1 चार्ज है वो Q2 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, Q2 चार्ज है Q1 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। समझ में आया? इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं F12। F12 का मतलब अभी बताता हूं भाई, और इसको नाम दे देते हैं F21। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर F12 क्या है भाई? F12 है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। और F12 पहले जो लिखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, बाद में जो लिखा हुआ है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। समझ में आया? सिमिलरली F21 बताइए क्या होगा? F21 क्या होगा? फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। जो शुरू में हम लिख रहे हैं उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और जो बाद में लिखा जा रहा है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। तो F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, एंड F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सिमिलरली अगर मैं F13 लिखता तो यहाँ कोई और चार्ज रखा तो मान लो Q3, तो F13 मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो देखिए मैं F12 लिखता हूँ पहले, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या क्या मिलेगा इसके पास? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमने पिछली क्लास में देख चुके थे कि Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। इनको में इसकी डायरेक्शन और बतानी है। डायरेक्शन बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? यूनिट वेक्टर का। तो देखो भाई, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, इसको रिपेल कर रहा है ना भाई, इधर रिपेल कर रहा है, बल्कि सेकंड से फर्स्ट पॉइंट की तरफ, 2 से 1 की तरफ। समझ में आया आपको? भाई देखो हमने दो वेक्टर लिखे थे, R12 और R21। R12 का मतलब क्या था? 1 से 2 की तरफ, और R21 का मतलब क्या था? 2 से 1 की तरफ। तो सेकंड चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? इधर। तो R12 लिखा जाए या R21 लिखा जाए? R21, 2 से 1 की तरफ, R21 कैप। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे देखो भाई,
फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। किसी भी यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो R21 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैं F21 और लिखता हूं। देखिए F21 क्या होगा? फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। मैग्नीट्यूड तो इतना ही होना है ना भाई। मैग्नीट्यूड क्या होगा कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या, अब रही बात इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन बताने के लिए जिसका यूज किया जाता है, वेक्टर नहीं भाई, उसकी यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है किसी भी वेक्टर का? वो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो फोर्स के लिए इसका यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो देखो फोर्स पे जो सेकंड के ऊपर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? देखो सेकंड चार्ज के ऊपर जो फोर्स है फर्स्ट की वजह से वो इधर लग रहा है। फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो किस डायरेक्शन में? 1 से 2 की तरफ। तो क्या लिखा जाए? R12 कैप। इतना समझ में आया आपको? यूनिट वेक्टर को क्या ले सकते हैं हम? वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। तो F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। R12 कैप को क्या लिख सकता हूं? R12 वेक्टर अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड। अब देखो भाई, हम अभी डिस्कस किया था हमने R12 वेक्टर और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, क्योंकि R12 क्या है? 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस। R21 क्या है? 2 से 1 के बीच की डिस्टेंस, जो हमने कितनी मान रखी है? R। तो R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का मैग्नीट्यूड दोनों ही किसके बराबर है? R के बराबर है। तो दोनों जगह में क्या लिख सकता हूं? R लिख सकता हूं। F12 वेक्टर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर अपॉन में R। सिमिलरली यहां देखो K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू R12 वेक्टर अपॉन में R। R इंटू R क्या हो जाएगा भाई? R क्यूब। R इंटू R ये भी क्या हो जाएगा? R क्यूब। ये तरीका है भाई रिप्रेजेंट करने का। और इसको अच्छे से लिखना चाहो तो देखो F12 वेक्टर को क्या लिख सकते हो? K Q1 Q2 अपॉन में R का क्यूब। R21 वेक्टर को क्या लिखा जा सकता था? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान है ना आपको? F21 वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? K Q1 Q2 अपॉन में क्यूब इनटू फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखो भाई, यहाँ R1 माइनस R2 है, यहाँ R2 माइनस R1 है। आगे की जो क्वांटिटी है ये तो दोनों में सेम है ना। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R का क्यूब, माइनस कॉमन ले लेंगे क्या बनेगा? R1 माइनस R2। K Q1 Q2 अपॉन में R का क्यूब इनटू R1 माइनस R2। ये तो F12 के बराबर है ना। मतलब F21 को क्या लिखा जा सकता है? इसको F12 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ F12। मतलब फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल्स टू द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बस डायरेक्शन अलग अलग है। फर्स्ट चार्ज जितना फोर्स सेकंड के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स सेकंड चार्ज फर्स्ट के ऊपर लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सेकंड इधर लगा रहा है और फर्स्ट इधर लगा रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है भाई, एक क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ध्यान होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आज फिर से मैं जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था उसको करवाते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको आराम से, फिर हो सकता है और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था शायद +q और +q दो चार्ज है, और ये सेंटर है। सेंटर से ये चार्ज भी ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है और ये चार्ज भी ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और इसे x हाइट पर एक चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है ना। और इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना था। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम कर ही चुके थे कि दो चार्ज के बीच में फोर्स जो होगा वो कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का
स्क्वायर। अगर कोई तीसरा चार्ज और हम यहाँ पर ला करके रख दें तो क्या होगा, फिर नेट फोर्स जो होगा इसके फर्स्ट चार्ज के ऊपर क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। ठीक है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस की वजह से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही क्या था भाई हमने पिछले क्वेश्चन में, इन दोनों के बीच का फोर्स निकाला, इन दोनों के बीच का फोर्स निकाला और उनका क्या क्या था, वेक्टर सम क्या था। ध्यान होगा आप लोगों को, डायरेक्शन वगैरह इंक्लूड की थी हम लोगों ने, है ना। दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया था फोर्स को, जो कंपोनेंट थीटा के साथ था उसको कोस थीटा में लिखा था, जो दूसरा वाला था उसको साइन थीटा में लिखा था। और थीटा कहाँ मानने के लिए बोला था, डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर मानने के लिए बोला था नहीं बोला था। तो होमवर्क में मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया था, माइनस कर दिया था। तो चलिए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखो ये a है, ये h है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √a² प्लस h²। दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। ये a है, ये h है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √a² प्लस h²। फोर्स देखो भाई, ये इसको मैं इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा प्लस टू उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर। तो मैं F1 नाम दे देता हूं उसको, F1 वेक्टर। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से डायग्राम बनाते हैं भाई, डायग्राम का ही सारा खेल है ना। डायग्राम आप ढंग से समझिए, डायग्राम समझ में आएगा तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दो पॉइंट है, यहाँ पर +2 रखा हुआ है, यहाँ पर -2 रखा हुआ है। ये क्या है, ओरिजिन है। सेंटर से ये भी कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है, और ये भी कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है। और इससे h हाइट पर क्या रखा हुआ है, स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तरीका क्या है, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, और दोनों का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो देखो भाई प्लस प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, डायरेक्शन इधर लेंगे, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसको मैं बहुत, ये डिस्टेंस तो हमने लिख ली थी भाई, ये डिस्टेंस कितनी थी, r √a² प्लस h²। और ये डिस्टेंस कितनी है, सेम ही होगी, √a² प्लस h²। अब देखिए फोर्स ऑन F1 तो ये आ गया, F2 देखो -2 + 2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी भाई। समझे आप, F1 इधर होगा क्योंकि रिपेल करेगा, F2 इधर होगा क्योंकि ये माइनस चार्ज और माइनस प्लस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। डायरेक्शन हमेशा लाइन के अलोंग ही रहनी चाहिए भाई। रिपेल करेगा तो भी देखो हमने इधर ही किया, ये लाइन के अलोंग दूर भगाया, अट्रैक्ट करा तो ये हमने लाइन के अलोंग अपनी तरफ खींच रहा है ना। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो देखो ऐसे है ना, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। भाई दो कंपोनेंट में ब्रेक करना होता है, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक वर्टिकल। सिमिलरली इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो देखो ये इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल इधर और वर्टिकल इसमें किधर होगा, इधर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया? जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट उसको किस में लिख देंगे, कोस थीटा में, और जो दूसरा वाला उसको साइन थीटा में। अब थीटा कहाँ है, मैंने बोला था थीटा हमेशा कहाँ मानना है, डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ, जहां हम फोर्स निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे। तो मानो थीटा ये रहा थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो थीटा के साथ वाला ये क्या हो जाएगा, F1 कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, F1 साइन थीटा। सिमिलरली F2 है ना, थीटा के साथ वाला, ये क्या हो जाएगा, F2 कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, F2 साइन थीटा। F1 देखिए भाई कितना है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, K Q1 Q2 स्मॉल q इनटू ये कितना था, ये थीटा है ना, यहाँ पर स्मॉल q चार्ज था, है ना। तो Q इनटू Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इतना ही होता है ना भाई। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ गया भाई F1 का मैग्नीट्यूड। F2 का मैग्नीट्यूड देखिए,
के फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू F2 का मैग्नीट्यूड, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, F बोल देते। जितना F1 है उतना ही कौन है, F2 है, मतलब F1 और F2 बराबर है, तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हुए, इक्वल हुए, और डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। F net इज इक्वल्स टू F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा। F1 F2 दोनों बराबर है F के, तो बार बार F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं है। F sin थीटा प्लस F sin थीटा कितना हो जाएगा, 2F sin थीटा। समझ में आया भाई आपको इतना? आगे देखिए 2 इंटू F कितना था, K Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, इनटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना, देखो भाई ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, थीटा की साइड के ऊपर वो क्या होता है, बेस, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन है, a, हाइपोटेन्यूज कौन है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। समझ में आया आपको? a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की पावर यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है, 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, तो f नेट कितना आ जाएगा, 2k q इंटू स्मॉल q a अपॉन a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की पावर 3/2। यही बताया था भाई आंसर। समझ में आया, नहीं समझ में आया, बस कुछ नहीं है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है और ये कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, बस इतना ध्यान रखना है। थीटा आज से लेकर के लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन करो हमेशा कहाँ मानना है, डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर ही मानना है, ठीक है। तो ये था भाई आपका लास्ट क्लास का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिए, 2-4 क्वेश्चन आप लोग करोगे ना तो अपने आप लोगों से बनने लगेंगे। हो सकता है शुरू में दिक्कत हो, लेकिन 2-4 क्वेश्चन जब खुद से ट्राई कर लोगे तो अपने आप बनने लग जाएंगे। जैसे ये देखिए भाई, एक स्क्वायर है ए बी सी एंड डी, चारों पर इक्वल चार्ज रखे हुए, क्यू क्यू क्यू, ठीक है। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर 4 इक्वल चार्ज रखे हुए स्मॉल क्यू, स्क्वायर की साइड कितनी है, ए। बोला है कि ए पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालिए। क्वेश्चन समझ में आया आपको? स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर्स पर 4 चार्ज रखे हुए हैं, इक्वल चार्ज, ठीक है। बोला गया है कि ए के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालिए। कैसे निकालेंगे, इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से फोर्स, प्लस में इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से फोर्स, प्लस में इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से फोर्स। फोर्स क्या होता है, K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, A, इनके बीच की A, इन दोनों के बीच की देख लेते हैं भाई कितनी आएगी, R मान लेते हैं। देखो राइट एंगल बन गई ना, तो R इसके बराबर होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो r इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, r इज इक्वल्स टू a अंडर रूट 2। क्लियर है भाई? देखते हैं, पहले मैं लिखता हूं फोर्स, मतलब समझ लो ना, FAB का मतलब फोर्स ऑन A ड्यू टू B, K Q इंटू Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डायरेक्शन मैं लिख देता हूं R कैप लिख देता हूं, चलो R1 कैप लिख देता हूं, जो भी है, चलो R1 कैप लिख देते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो भी होगा वो फिर हम बाद में देख लेंगे। F फोर्स ऑन A ड्यू टू C इज इक्वल्स टू K Q इंटू Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, a रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 2a स्क्वायर, इसको मैं R2 कैप बोल देता हूं एक बार। फोर्स ऑन A ड्यू टू D इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, दोनों इक्वल है तो Q इंटू Q लिख दिया अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको मैं एक बार बोल देता हूं R3 कैप। डायरेक्शन देख लेते हैं भाई, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, देखो इधर A के ऊपर B की वजह से फोर्स इधर लगेगा,
ए के ऊपर डी की वजह से फोर्स इधर लगेगा। ये कौन सा है? एफ ए बी। ये कौन सा है? एफ ए डी। और इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तीनों की रिपेल करेंगे भाई, सेम पोलैरिटी की है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज एक्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो एफ ए सी समझ में आया? देखिए भाई एफ ए बी और एफ ए डी ये जो दो वेक्टर है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। देखो ऐसे है, एफ ए बी इधर है और एफ ए डी इधर है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। प्लस वन क्लास में पढ़ा होगा ना फिर रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का तरीका, जब दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। एफ ए बी और एफ बी ए दोनों की भले डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन देखो एफ ए डी और एफ ए बी मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है। तो मैं दोनों को क्या बोल सकता हूं? एफ मान लेते हैं, एफ। तो क्या होगा देखो रिजल्टेंट? एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कोस थीटा। और थीटा कितना? 90। कोस 90 कितना होता है? 0। तो 0 ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। तो r इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर कितना जाएगा? अंडर रूट 2f। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया रूट 2f, जो आ रहा है कितना आ गया? रूट 2f। तो एफ नेट कितना जाएगा? एफ नेट रूट 2f प्लस में एफ ए सी। वेक्टर सम करना है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो देखो भाई एफ नेट इज इक्वल टू रूट 2, एफ की वैल्यू पुट करो के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस में एफ ए सी कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। डायरेक्शन दोनों की क्या है? सेम है। सेम डायरेक्शन तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, एफ नेट कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन अंडर रूट 2 प्लस 1/2। क्लियर है भाई? समझ में आया आपको? ऐसे करने में आपको क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन मैं आपको सेम क्वेश्चन होमवर्क देता हूं भाई, थोड़ा सा चेंज करते हैं, वैसे इतना तो आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट वगैरह करके, है ना। अगला क्वेश्चन सेम है, ये चार कॉर्नर है ए बी सी डी। ठीक है, चारों कॉर्नर के ऊपर चार चार रखे हुए हैं, क्यू क्यू, यहाँ पर भी क्यू, और यहाँ पर जो चार रखा वो क्या है? -q। और आपको जो ए के ऊपर जो चार रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। ए के ऊपर जो चार रखा है वो नेट फोर्स निकालना है भाई। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना भाई, सेम है, बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, कौन सी डायरेक्शन में लगे और किस प्रकार से हमें इनको जोड़ना है। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला एक ही है, k इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज करो, डायरेक्शन वगैरह ढंग से बनाओ भाई, और आप सोल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखते हैं। अगली क्लास में हम कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखेंगे कूलम्ब लॉ से हम वहां पर भी फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे या फिर थोड़ा सा वहां पर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है भाई।